नमस्कार, आपका द ट्रू हट में स्वागत है। और आज हमारी चर्चा का विषय है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि काफी समय से भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, जिससे ये कहा जाता है कि इंडिया विल हैव मच ग्रेटर से इन ग्लोबल अफेयर्स। ऐसे में हमारे साथ एक बार फिर से इस चर्चा को लेकर जुड़े हैं मेजर जनरल सीपी सिंह, जो कि चर्चा करेंगे कि क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना, और क्या है आखिरकार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, किस उद्देश्य के साथ एस्टेब्लिश की गई थी और कौन से 5 देश जो है इस पर राज करते हैं। ऐसे में हमारे साथ जुड़ेंगे मेजर जनरल सीपी सिंह। सर, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए यूएनएससी की इंपॉर्टेंस। सर, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू गौरव। और एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत अच्छे विषय के साथ आज हम फिर से जुड़ रहे हैं और मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं और ट्रू हंट के व्यूअर्स को। और मुझे बड़ी खुशी है आपको ये बताते हुए, काफी व्यूअर्स मुझे बाद में फोन करते हैं या मैसेज करते हैं जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं और उसके बारे में कुछ और जानकारी हम लोग आपस में साझा करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक लर्नेड ऑडियंस है और लोग इसमें बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं और उसके ऊपर सवाल उठाते हैं या फिर अपनी तरफ से कुछ ऐड करते हैं और मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म बीइंग गिवन टू मी सो ऑफन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये यूएनओ जो बना और उसमें जो बारे में अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने माना कि इतना खून खराबा हुआ है, इतना दुनिया में बर्बादी हुई है, इसको रोकने का कोई तरीका होना चाहिए, कोई फोरम होना चाहिए जो कि बाकी सब कंट्रीज को एक रूल बेस्ड ऑर्डर के ऊपर चला सके। और तब ये यूएन की स्थापना हुई 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जो इसका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इट इज द टीथ ऑफ यूएन। जो सबसे पावर उसके पास है कि वो किसी की कंट्री के अगेंस्ट में सेक्शंस लगा सकता है, अपना फोर्स इकट्ठा करके उसके अगेंस्ट में फोर्स भी इस्तेमाल कर सकता है। ये सिक्योरिटी काउंसिल को पावर है। और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर बनाए गए, ये उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विजेता थे। दीज वर द कंट्रीज हु वर विक्टोरियस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे यूएसए था, यूके, फ्रांस, सोवियत यूनियन जो अभी हम रशिया के नाम से मानते हैं, और चाइना। तो ये 5 बड़े कंट्रीज ने मिलकर एक सॉर्ट ऑफ P5 जो कहते हैं परमानेंट 5 मेंबर्स का सिक्योरिटी काउंसिल बनाया और उनको ये पावर दी गई कि जब तक एक भी इसको वीटो करेगा तो कोई भी प्रपोजल पास नहीं होगा। 5 की सहमति होनी चाहिए तभी कोई प्रपोजल को हम पास कर सकते हैं। और ये 5 कंट्रीज अगर देखें तो उस टाइम के 5 न्यूक्लियर पावर्स भी थे। और अगर दुनिया के सारे डिफेंस बजट देखें तो 60% ऑफ द डिफेंस स्पेंडिंग ये 5 कंट्रीज के पास थी। और दूसरा, सबसे लार्जेस्ट डिफेंस के एक्सपोर्टर थे, सामान दुनिया में भेजने के एक्सपोर्टर्स थे। इसीलिए इन पावरफुल कंट्रीज को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये वीटो पावर दी गई। जैसा कि आपने बताया था, सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट और 10 जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो कि 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। सर, मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी गिनती कैसे है। अल्बानिया, ब्राजील, एक्वाडोर, गैबन, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, यूएई। सर, एम आई राइट? या यू आर राइट। ये चेंज होते रहते हैं और इंडिया भी इसमें मेंबर रहा है। जब हम बात करते हैं कि 75 इयर्स टू प्ले अ मीनिंगफुल रोल इन द वर्ल्ड पीस, अब यूएनएससी की बात कर रहा हूं, तो किस तरीके के रिफॉर्म्स की उम्मीद की जा रही है यूएनएससी से? क्योंकि इस रिफॉर्म्स को लेकर खाली 5 देश नहीं, पूरी दुनिया की नजर है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पिछले 75 साल में, 80 साल में, जब से ये 1945 में यूएनएससी बना था, तब से दुनिया बहुत बदल गई है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। अभी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और अभी हम उसमें अगर कोई बदलाव नहीं करना चाहते, दीज ऑल इंस्टीट्यूशंस हैज टू बी डायनेमिक, दे हैव टू चेंज विद टाइम्स, दे हैव टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द कमिंग अप न्यू कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज। तो उस टाइम पे जो 5 पावरफुल थे वो आज की तारीख में पावरफुल नहीं है। देखिए, वर्ल्ड हैज चेंज फ्रॉम बाइपोलर टू यूनिपोलर। बीच में जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, यूएस वाज द ओनली सुपर पावर। टुडे इट इज बिकम मल्टीलेटरल। यू नो, इफ यू सी, सोवियत ब्लॉक है, चाइना है, यूएस है, इंडिया भी अपने आप में एक ब्लॉक है, यूरोपियन कंट्रीज एक ब्लॉक है, एशियन कंट्रीज एक ब्लॉक है। तो ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में अगर आप वो 5 ही कंट्रीज पूरी पावर अपने हाथ में रखेंगे तो ये ठीक नहीं है, कमिंग अप कंट्रीज की एस्पिरेशंस को मीट नहीं करता। दूसरे, ऐसा मानना है कि भाई ये एक लिमिटेड पार्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली यूरोप, चाइना एंड यूएस। अभी आप इसमें से देखें तो फ्रांस की पावर बहुत कम हो गई है, यूके की पावर तो बहुत ही कम है, अभी यूक्रेन
यूक्रेन वॉर के बाद रशिया की पावर भी काफी कम हो जाएगी, तो बच्चे चाइना और यूएसए दो ही मेन कंट्रीज हैं। उसके अलावा बाकी कंट्रीज की इतनी से नहीं है, लेकिन वो उस पावर को अपने हाथ में पकड़ के बैठे हुए हैं जो 75 ईयर्स पहले उनके पास थी। और सिक्योरिटी काउंसिल में भी आप देखें तो ना इसमें अफ्रीकन कंट्रीज का कोई रिप्रेजेंटेशन है, एक चाइना को छोड़ के एशियन कंट्रीज का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मिडिल ईस्ट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये माना गया कि ये पूरे वर्ल्ड की एस्पिरेशंस और डेवलपिंग कंट्रीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत है। और ये भी देखा गया कि 75 ईयर्स में वो वीटो पावर की वजह से कोई खास गवर्नेंस नहीं कर पाए, क्योंकि दुनिया दो खेमों में बटी है, तीन खेमों में बटी है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, इसलिए जरूरत है कि इसको थोड़ा सा रिफॉर्म किया जाए। सर, जैसे कि आपने बोला रिफॉर्म्स की जरूरत है, अब मैं फिर से ध्यान ले जाता हूं भारत की ओर। हमारी आज की जो लीडरशिप है भारत की, उसके नेतृत्व में काफी ज्यादा जोर लगाया जा रहा है कि भारत को परमानेंट मेंबर बना दिया जाए यूएनएससी का। और जैसे कि ब्रिक्स के दौरान भी, मीटिंग तो ब्रिक्स की किसी और वजह से थी, पर उसके दौरान भी ये चर्चाएं निकल करके आई हैं। मैं ब्रिक्स 2023 की बात कर रहा हूं, जो 15वां ब्रिक्स समिट था। तो ऐसे में सर, आपको लग रहा है कि कितनी ज्यादा वातावरण पैदा हो रहा है भारत के लिए कि भारत को इस बार यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बना दिया जाएगा? इस करंट लीडरशिप के नेतृत्व में क्या कहना चाहेंगे, और कितनी ज्यादा साख जो है भारत की मजबूत हो रखी है इंटरनेशनली कि ये संभव है इस बार, जो कि हर बार चाइना की वजह से या किसी और की वजह से वो ना संभव था? बिल्कुल ठीक कह रहे हो गौरव, ये बहुत ही अपॉर्चुन टाइम है जब हमने ये बात फिर से छेड़ी है कि हमें भी हमारा अधिकार है, जिस लेवल पे आज हम पहुंच गए हैं, हमें भी यूएन में परमानेंट सीट सिक्योरिटी काउंसिल में मिलनी चाहिए। और इसके लिए अगर आप मेन दावेदारी देखें तो हमारे प्रधानमंत्री ने अभी भी जो यूरोप के विजिट में ये बात फिर से कही थी। क्यों इंडिया एक इंपॉर्टेंट दावेदार है? आपको पता है हम सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, 18% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड को हम कंट्रोल करते हैं, सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है, यंगेस्ट कंट्री है जिसकी एवरेज एज 29 है। दैट मीन्स जो यंग लोगों की एस्पिरेशंस हैं, जो वर्ल्ड के यंग पॉपुलेशन की एस्पिरेशंस हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे, हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम 5th लार्जेस्ट कंट्री हैं। पिछले 10 साल में हमने 5 प्लेसेस जंप करी हैं, और अगले 2 साल में हम अनदर 2 प्लेसेस जंप कर जाएंगे। एंड जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं, 5 साल के अंदर अंदर हम दुनिया की नंबर 3rd 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन के सामने आएंगे। आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो हम सब 4th लार्जेस्ट आर्मी है हमारे पास वर्ल्ड की, और मोस्ट ट्रस्टेड आर्मी है। जो अभी एक सर्वे हुआ था उसमें इंडियन आर्मी इज द मोस्ट ट्रस्टेड आर्मी इन द वर्ल्ड, एंड सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लड़ाई का। वी आर न्यूक्लियर पावर, ए स्टेबल and mature nuclear power with a second strike capability. We are a growing aerospace power. You know it. अभी चंद्रयान 3 हमने भेजा है, अभी सूर्य की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। We are the most digitally savvy country. सबसे ज्यादा डाटा कंजम्पशन इंडिया में होता है। We are number 1. तो सर, इसमें ये कहा जा सकता है कि increasing in India's global influence, of course, India would be on advantage in shaping the international policies. अगर आप देखिए कोविड के टाइम में हमने दुनिया की कितनी मदद की। हम आगे बढ़ते हैं प्लेनेट अर्थ को बचाने के लिए, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए। हमने दुनिया को योगा दिया सो दैट दुनिया हेल्दी रहे। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम पूरी दुनिया को एक साथ लेके चलना चाहते हैं। और अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, जो आप कह रहे थे टेम्परेरी मेंबर, तो 7 बार इंडिया टेम्परेरी मेंबर में इलेक्ट हुआ है। यूएन जनरल असेंबली से इलेक्शन होता है, और पिछले जनरल इलेक्शन में तो 184 वोट्स मिले हमें जब हमारा ये सिलेक्शन हुआ था। दैट मीन्स दुनिया के सारे कंट्रीज, यूएन के सारे कंट्रीज ये चाहते हैं कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में जगह दी जाए। लेकिन परमानेंट मेंबर जब तक नहीं बनेंगे तब तक हमारी जो सुनवाई है, जो आवाज है वो सुनी नहीं जाएगी। वैसे देखें आप, दुनिया के सारे रीजनल काउंसिल्स में मेंबर हैं, जैसे G7 है, G15 है, G20 है, क्वाड है, बिम्स्टेक है, ब्रिक्स है। और सर, मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूंगा, हाल ही में भारत की लीडरशिप का एक मीडिया बाइट सुन रहा था, जिसमें वो एड्रेस कर रहे थे आफ्टर 3rd डे ऑफ ब्रिक्स समिट 2023, जिसमें उन्होंने, भारत ने भी जोर दिया है कि उसमें और कंट्रीज को ऐड किया जाए ताकि विस्तार हो। जैसे कि G20 में भी 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर की बात करता है भारत। तो ऐसे में क्या यूएनएससी में उन 5 देशों को भी भारत के बारे में सोचना चाहिए, जो कि अब अपना ग्लोबली एक सिक्का जमाने के कतार पे है? तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि उससे फर्क पड़ेगा चीजों पर? जब भारत ऐसा सोच सकता है तो दूसरे देश क्यों नहीं? गौरव, सिक्का जमाने की कतार में नहीं है, हम सिक्का जमा चुके हैं। वो 5 देश अपनी कुर्सी खाली नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज हम कह चुके हैं। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि मेक वे इंडिया अराइव्स। हिंदुस्तान वहां पहुंच चुका है।
रास्ता छोड़ दीजिए। ऑब्वियसली जिस हिसाब से हालात और सूरत हाल है वो तो इशारा यही कर रहे हैं कि भारत अपनी जगह बना लेगा। पर आपका क्या कहना है एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे, एक डिफेंस पर्सनल के तौर पे जिसने काफी समय दिया है, चीजों को बारीकी से देखा है, कब तक मिलने की उम्मीद है? देखिए गौरव, सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट अगर मैं मानूं, क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल में सबके पास वीटो पावर होती है, 2/3 रिजोल्यूशन से ये पास होना चाहिए यूएन जनरल असेंबली में, वो तो आराम से हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन भी हो जाएगा। लेकिन जब सिक्योरिटी काउंसिल में आएगा तो 5 मेंबर्स में से एक मेंबर वीटो करेगा। अभी 4 मेंबर उसमें से अलग अलग फोरम्स में ये कह चुके हैं कि हाँ, इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आना चाहिए, एक्सेप्ट चाइना। सो चाइना से हमें ये लगता है कि शायद वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में या एशिया के ऊपर अपना दादागिरी बनाए रखने के लिए वो इंडिया का इसमें एंट्री को ब्लॉक करेगा, अपने वीटो पावर का मिसयूज करेगा, आई विल नॉट से यूज करेगा। तो सर ऐसे में एक कहावत है कि जब आपका नेबर भी उतना ताकतवर हो जाए तो उसको पीछे हटाने की बजाय उससे हाथ मिला लेना चाहिए। क्या चाइना को इस नीति पर गौर नहीं करना चाहिए? अपनी तरक्की के लिए भी, उसके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। द ग्रोइंग इंडिया, द ग्लोबल इंडिया, द न्यू इंडिया, द पावरफुल इंडिया। तो ऐसे में चाइना को उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए क्या? देखिए गौरव, अगर इंडिया और चाइना मिल जाए तो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं। एशिया जो है पूरे यूरोप और यूएस के ऊपर राज कर सकता है। अभी शायद मैं मानता हूं कि दोनों देशों में इतना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हुई है जो हम अपने आप को राइवल से आगे बढ़ के एक दोस्त, एक पार्टनर इन प्रोग्रेस और एक ग्रोथ ओरिएंटेड दिशा की तरफ दोनों एक साथ मिलकर चले। जबकि सर अगर हम ट्रेड के बारे में बात करें तो चाइना का काफी बड़ा मार्केट है भारत में। तो चाइना हर एंगल से अगर सोचता है तो आई थिंक सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर चाइना इटसेल्फ। Yes, you are absolutely right. And for that to happen, first we will have to solve the border dispute. Both the countries presently have a strong leadership, and if they want, they can resolve this border dispute in the best interest of both the countries, and then move together in the economic forum. अगर इंडिया और चाइना एक साथ मिलके इकोनॉमी में ग्रो करते हैं तो दुनिया में कोई उनका सामना नहीं कर सकता। How can UN reforms be brought about, which also includes reconstitution of UNSC? अब ये जब हम reconstitution of UNSC की बात करते हैं तो सर इससे क्या जो है समझा जाए? रिकॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि इसमें जो है 5 मेंबर्स की बजाय अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वर्ल्ड मल्टीपोलर हो रहा है जैसे मैंने बताया था, तो इसको बढ़ाया जाए, इसका स्कोप बढ़ाया जाए, इसके ज्यादा मेंबर्स बनाए जाएं और उन सभी मेंबर्स को वीटो पावर हो या वीटो पावर सबके पास से निकाल दी जाए और एक मेजोरिटी से सभी प्रस्ताव उसमें पास किए जाएं। और ये मेंबर्स जो है ये परमानेंट नहीं होके से 5 ईयर्स के लिए मेंबर्स हों जो रेस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं। तो इस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए और मैं बहुत उम्मीद है मुझे कि ये जगह हमें मिलके रहेगी। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। तो ये थे मेजर जनरल सीपी सिंह हमारे साथ जिन्होंने चर्चा की कि यूएनएससी पर, और साथ ही उनका कहना है जो कि वो हर बार कहते हैं कि प्लीज लीव द वे इंडिया हैज अराइव्ड।